नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास मुलाकात में आपका स्वागत है। आज हम मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे सेवानिवृत्त अफसर से जो लगातार अपनी लंबी पारी प्रशासनिक सेवाओं में देते रहे। जनवरी 2022 में आईएएस अवार्ड हुआ, लेकिन उसके बाद ही उन्होंने अपनी सेवा से तौबा तौबा कर ली, पर अब तैयारी कुछ और है। तो चलिए मैं आज आपको मिलवाता हूँ बरद मूर्ति मिश्र, पूर्व आईएएस अफसर। स्वागत है आपका। थैंक यू। जब लोग इंतज़ार करते हैं पूरी राज्य प्रशासनिक सेवा के बाद कि अब मुझे आईएएस मिलेगा और मैं एक दूसरे तरह से अपनी सेवाएं दे पाऊंगा, उस दौर में आपने उस सेवा से अपने तौबा तौबा कर ली? देखिए, लोगों को बाहर से जैसा आईएएस का ऑरा लगता है, आज की राजनीतिक परिस्थितियों में वैसा ऑरा है नहीं आईएएस का। एक ज़माना था कि जब आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो जिस ज़िले में रहते थे, जिस संभाग में रहते थे, तो वो बहुत कुछ अच्छा कर पाते थे। मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआती दौर में लोग नौकरी हासिल करते हैं कि उन्हें एक पद मिल जाए, रोज़गार मिले, उनकी आगे के जीवन की जो व्यवस्थाएं हैं, आर्थिक व्यवस्थाएं, वो मजबूत हों सैलरी के माध्यम से। लेकिन एक सीमा के बाद एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन की बात आती है। एक मैनेजमेंट की थ्योरी है, मैस्लाओ की थ्योरी, उसमें ये है 3-4 प्रकार के सेटिस्फेक्शन हैं। उसमें जो सबसे उच्चतम स्तर का सेटिस्फेक्शन है वो है समाज को कुछ देने का संतोष। और ये संतोष मैं समझता हूँ कि हर पढ़ा लिखा आदमी जीवन में एक बार ये चाहता है कि वो कुछ ऐसा करे जिससे आम आदमियों का मतलब उनका बेनिफिट हो, भला हो, और उसको ये अच्छा लगे कि उसने जो विद्या बुद्धि प्राप्त की, जो स्कूलों में पढ़े लिखे सब कुछ हुआ, तो यार वो कुछ दे पाया समाज को। ये सेटिस्फेक्शन अब ब्यूरोक्रेसी में नहीं है, और ये केवल मेरे स्तर पे नहीं है, चाहे वो पीएस हों, चाहे सेक्रेटरीज हों, कलेक्टर्स हों या कमिश्नर्स हों, ये संतोष अब किसी स्तर पे नहीं है। नहीं, लेकिन जिस ब्यूरोक्रेट्स की आप बात कर रहे हैं, जिस सेवा की आप बात कर रहे हैं, राज्य प्रशासनिक सेवा हो या फिर जहां हम बात कर रहे हैं आपको आईएएस अवार्ड हो गया, या प्रशासनिक सेवा हो, लोग तो उम्मीदें आप लोगों से करते हैं, अधिकारियों से करते हैं कि हम जाएंगे तो फिर सेवा का तो पर्याप्त अवसर है। लेकिन क्या सेवा, जैसा आप कह रहे हैं, पर उम्मीदें करते हैं पर सेवा क्यों नहीं दे पाते? आप जिले के कलेक्टर होते हैं, जिले के मालिक होते हैं, और राजनेता से कम उम्मीद रहती है, ऐसा कहा जाता है, अधिकारी से ज़्यादा उम्मीद होती है। देखिए, अंग्रेज़ों के ज़माने से ब्यूरोक्रेसी मजबूत रही। आज़ादी के पहले तो जो नेतागिरी थी वो केवल, जो नेता लोग थे वो केवल स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन लड़ रहे थे लोग। लेकिन जिसको अपन कहेंगे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव उस समय नहीं थी। जब पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आई तो उसके बाद शुरुआती दौर में वो अंग्रेज़ों के समय की जो ब्यूरोक्रेसी थी वो काम करती रही, और जनता के मन में आज भी किसी आईएएस का या कलेक्टर का वही रुतबा आम लोगों के मन में वही है। लेकिन आप जानते हैं कि किसी भी अफसर को, चाहे वो कलेक्टर हो, कमिश्नर हो, उसको अल्टीमेटली पॉलिटिकल जो बॉसेस हैं उन्हीं के साथ रहना है, काम करना है। एक दूसरी चीज़ कि आईएएस ऑफिसर जो है ना, वो गांधी और नेहरू नहीं हैं कि जो अपना सब कुछ छोड़ के समाज के लिए काम करें। ऐसी अपेक्षा हम उनसे नहीं कर सकते। वो बेसिकली कैरियर अपॉर्चुनिस्ट हैं कि वो जिस सेवा में आए हैं उस सेवा में वो लगातार जो है अपना कैरियर ऊपर बढ़ाना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में हर बार उनके लिए राजनीतिक लोगों से टकरा पाना और उनसे परे जाकर भी कुछ काम करना, ये संभव नहीं होता। ये ऐसा नहीं लगता कि आजकल जो आईएएस अफसर हैं, जो भी आप जैसे जो लोग सेवा से पृथक होकर दूसरी राजनीति की तरफ जाना चाह रहे हैं, दोनों हाथों में लड्डू, एक तरफ प्रशासनिक सेवा का आनंद भी ले लिया और राजनीति की तरफ आ जाए? नहीं, ये बाहरी तौर से ऐसा लगता है, लेकिन चूँकि प्रशासनिक सेवाओं में रह के वो जो राजनीतिक स्थिति है, हर प्रशासनिक अफसर को आप ये मानें कि 50-60% राजनीति का अनुभव अपने सेवा काल में ही हो जाता है, क्योंकि वो उस राजनीति को घटित होते बहुत नज़दीक से देखता है। तो उसको ये बात मालूम रहती है कि राजनीति की डगर जो है कठिन डगर है, और कठिन वो संसाधनों की दृष्टि से नहीं है या किसी और वजह से नहीं है। सबसे बड़ी कठिन बात है कि जनता के बीच में अपना विश्वास पैदा करना, जनता को ये महसूस कराना कि मैं उनके प्रति निष्ठावान हूँ, मैं उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक हूँ, और साथ साथ कि मुझ में इतनी योग्यता है कि मैं उन समस्याओं का हल कर सकता हूँ। तो राजनीति जो है वो इतनी आसान नहीं है आज के दिनों में। लेकिन जिस प्रशासनिक सेवा की आप बात कर रहे हैं, वहाँ तो एक लंबी फहरिस्त है। कई ऐसे अफसर हुए हैं जिनके नामों की चर्चा होती है, मैं नहीं लेना चाहूँगा, और रहते रहते उन्होंने काम भी किया और एक अलग पहचान भी बनाई।
बल्कि लोग आज भी उदाहरण देते हैं। तो यदि जनता की सेवा करना ही है तो आप वहाँ रहते हुए भी अपनी एक अलग पहचान बना सकते थे, जैसा आपकी पहचान रही भी है, एक अच्छे अफसर के रूप में आप जाने जाते रहे। पर राजनीति में इतना ज़्यादा क्यों स्कोप दिखाई दे रहा है? नहीं, राजनीति में इसलिए कि धीरे धीरे राजनीति ने जीवन के हर क्षेत्र को कैप्चर कर लिया है। हर युग की एक आत्मा होती है। 2000 साल पहले भी चाणक्य के समय चाणक्य ने चंद्रगुप्त से यही कहा था कि इस युग की आत्मा राजनीति है। आज 2000 साल बाद फिर वो इस समय आया है कि इस समय आपको अगर कोई भी बेहतर काम करना है तो उसमें आपका जो एक राजनीति का जो पुट है या जो राजनीतिक क्षमताओं का उपयोग जो है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का उपयोग, वो लगभग अनिवार्य है। जिन अफसरों की आप बात कर रहे हैं वो बहुत लॉन्ग बैक के लोग थे, मान से 25-30 साल 40 साल पुराने लोग थे वो। लेकिन आज की स्थिति में जिनका नाम है भी, तो वो नाम केवल इसलिए है कि वो सत्ता के साथ चिपके हुए हैं। वो बाकी उनकी कोई ऐसी उपलब्धि नहीं है कि जिस उपलब्धि पर जनता गर्व कर सके या उनको या उनके साथियों को लगे कि इन्होंने जनता के लिए कोई बहुत अच्छा काम किया। तो अब ऐसे लोग पिछले 25-30 सालों में तो नहीं। जिस चाणक्य और जिस चंद्रगुप्त की आप बात कर रहे हैं, वो राजनीति क्या वर्तमान परिप्रेक्ष्य में होते हुए दिखाई देती है? चाणक्य जो है वो तो हर समय मतलब शाश्वत है और चाणक्य हर समय जिंदा है। उसका रीज़न है कि जब भी आप किसी गलत बात के खिलाफ खड़े होते हैं तो हर ऐसा छोटा व्यक्ति जो किसी गलत बात के खिलाफ मजबूती से खड़ा होता है वो अपने आप में चाणक्य हो जाता है उन क्षणों के लिए। तो चाणक्य होना जो है ये तो व्यक्ति का स्वभाव होता है, अन्याय के खिलाफ लड़ना और उसको मतलब जिसको कहते हैं कि अंजाम तक लाना, कि अन्याय समाप्त हो, लोगों को राहत मिले, ये उद्देश्य होना चाहिए। तो बरदमूर्ति मिश्रा को अपनी राज प्रशासनिक सेवा में रहते हुए कभी चाणक्य बनने का मौका मिला कि आज मैं खड़ा हो जाऊं? मैं विनम्रता से आपसे कहूँगा कि ऐसे मेरे मतलब जीवन में बहुत अवसर आए। थोड़ा सा मैं रेबल काइंड का मतलब विद्रोही किस्म का ऑफिसर माना गया हमेशा, और इसलिए शायद मेरे वरिष्ठों ने मुझे बहुत ज़्यादा कभी पसंद नहीं किया। उसका मेन रीज़न यही था कि मैंने नौकरी में रहते हुए भी हर समय अपना निर्णय जो है जो मुझे लेना था वही लिया। मतलब मुझे एक बार भी ऐसा याद नहीं आता कि मैंने किसी नेता या किसी अफसर के दबाव में कोई निर्णय लिया हो। लेकिन चर्चा तो यही है कि अब कमलनाथ कांग्रेस को सहयोग करने के लिए बरदमूर्ति मिश्रा आगे आने वाले हैं। नहीं, वो सिर्फ इसलिए है कि मैं उनके स्टाफ में भी था और उनके यहाँ पदस्थ भी रहा लंबे समय तक। लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, केवल किसी को मदद करने या किसी के कहने से इतना बड़ा निर्णय व्यक्ति नहीं लेता। ये बड़ा निर्णय तो आदमी तभी लेता है जो अंदर से उस बात से सहमत हो। और मैं एक बहुत बेहतर व्यवस्था मतलब मध्य प्रदेश में स्थापित हो सकती है इस बात का पक्षधर हूँ। तो मैं उस विचार को साथ में लेके आया हूँ। उस जिसको कहते हैं कि अंदर की जो जिजीविषा होती है उस जिजीविषा को लेके आया हूँ मैं कि हम बेहतर काम करेंगे। लेकिन ये जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बार बार, अभी हम देख रहे हैं एक राजनीति में एक अलग रूप दिखाई दे रहा है, जैसे वोट काटने की बात कही जाती है। बहुत सारे ऐसे दल हैं जिनके हम नाम लेना चाहिए, नाम तो आपका भी आता है, नाम ओबीसी की पार्टी का भी आता है, और भी ऐसे कई दल हैं जो कहते हैं कि जहाँ कोई स्कोप नहीं है वहाँ इतना स्कोप ज़रूर होता है कि वो दूसरों का स्कोप बढ़ा देता है। जैसे यदि आप एक राजनीतिक दल की बात कर रहे हैं, आप आते हैं तो लाभ तो किसी और को भी मिल सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो प्रणाली रही है वो दो दलीय आधारित रही है। वैसे अभी तक मूलतः हम देखें बसपा सपा आते जाते रहे हैं, पर जब भी हम देखते हैं सत्ता की तरफ, सत्ता पर जो आसीन हुए हैं वो दो ही दल नज़र आते हैं। आपका कहना बिल्कुल सही है कि जब तीसरा दल आता है तो चूंकि वोटों की संख्या हर कॉन्स्टिट्यूंसी में निश्चित है, तो जब तीसरा दल वहाँ जाता है और अगर उसका कैंडिडेट भी पर्याप्त संख्या में वोट ले लेता है तो परिणाम प्रभावित होता है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन सवाल ये है कि ये तो एक मुद्दा हुआ और ये केवल दलों की हार जीत का सवाल है, लेकिन अगर जनता के लिए कुछ काम करने की बात है तो फिर इसके परे भी तो नहीं रहा जा सकता ना, क्योंकि दोनों दल जो हैं उनमें ऐसी कोई इच्छा शक्ति या अभी तक कहीं पर भी उनका कोई ऐसा विचार या कोई ऐसी दूर दूर से सुबुगाहट भी नहीं है कि वो लोग आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करके जो रूटीन सोच है उससे परे हट के कोई ऐसी नई चीज़ें जनता के लिए लाएं कि जनता को राहत हो, लोगों को रोज़गार मिले, लोगों को खेती किसानी करने वाले लोगों को राहत मिले, किसानों की आय केवल दुगनी हो गई है कह देने से दुगनी थोड़ी होती है, वास्तव में होना चाहिए। और मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत
छोटी छोटी चीज़ें कर देने से ये काम बन सकते हैं। मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा कि मतलब E = MC² जैसा कोई फार्मूला नहीं है। अगर हम अपने ब्रेन का, कॉमन सेंस का उपयोग करके लोगों की समस्याएं दूर कर सकते हैं। मैं जो आया हूँ राजनीति की कठिनाई में समझता हूँ, लेकिन मैं आया इसीलिए क्योंकि मुझे ये एहसास है नौकरी में रहने से, अपने नौकरी के एक्सपीरियंस से, कि ये बहुत आसानी से हो सकता है। तो तैयारी कहाँ है किसी राजनीतिक दल के साथ जुड़ने की? आपकी चर्चा इन दिनों बड़ी तेज़ी से चल रही है आप, और अभी हमने देखा हाल ही में जो नगर निगम के चुनाव हुए वहाँ आपने दस्तक भी दी है मध्य प्रदेश में। तो क्या ऐसा माना जाए कि आने वाले दिनों में भरत मूर्ति मिश्रा आप जैसी पार्टी के साथ भी नजर आएंगे? देखिए, अभी तो मेरा विचार स्वतंत्र रूप से मध्य प्रदेश में अपना एक राजनीतिक दल खड़ा करने का मेरा विचार है। लेकिन ये बात भी सही है कि वैचारिक स्तर पर यदि कोई दल, मुझे लगता है ये 2 दलों को तो छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि, क्योंकि इनका सेटअप बहुत ऊपर तक है, बड़ा है, बड़ी पार्टियां हैं, बड़े बड़े लोग इसमें शामिल हैं, तो ऐसा कोई वैचारिक परिवर्तन इनमें कोई हफ्ते, 10 दिन, 20 दिन में, 2 महीने में नहीं आ सकता। उनकी बहुत एक मजबूत अपनी परंपराएं हैं। लेकिन आगे चल के अगर कहीं कोई ऐसा लगेगा मुझे कि जो दल जनता के हित की बात पूरी तरह से कहता हो, करता हो और उसको अमल भी करे वो, क्योंकि कहने की राजनीति तो मध्य प्रदेश में तो क्या पूरे देश में 75-80 सालों से हो ही रही है। लेकिन अब जनता को मदद की ज़रूरत है, और जनता को जो मूलभूत चीज़ें हैं उनको जनता को इंश्योर करने की ज़रूरत है। तो क्या कांग्रेस भी वो नहीं कर पाई जिसकी उम्मीद की जा रही है? नहीं, कांग्रेस बिल्कुल नहीं कर पाई ये बात। मतलब कांग्रेस के बहुत गोल्डन समय मिला था कांग्रेस के लिए वो काम करने का। 15-17 साल के बाद जब कांग्रेस को सत्ता मिली थी तो वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कांग्रेस के लिए बाउंस बैक करने की, और मध्य प्रदेश में अगर उनकी सरकार बेहतर काम करती तो कांग्रेस का पूरे देश में रास्ता खुलता। लेकिन वो लोग इस काम को कर नहीं पाए। उन्होंने 15 साल सत्ता से दूर रहने के बाद जब वो वापस आए तो अल्टीमेटली जो रूटीन राजनीति होती है, सभाएं करना, हाथ हिलाना, झरोखा दर्शन, वो इसी तरह के काम में लग गए असल में। और अल्टीमेटली वो सारे वही काम करने लगे कि जिन कामों को विपक्ष में रहते हुए बीजेपी के लिए जिन कामों के लिए बुराई करते थे, वही काम उन्होंने शुरू कर दिया, और समय जो है वो पंख लगा के उड़ गया। मैं दावा कर रहा हूँ कि यदि कांग्रेस की सरकार ने शुरुआती समय में ही 5-6-7 महीने में ही यदि कुछ जनता के लिए करके दिखा दिया होता तो लोगों की हिम्मत ही नहीं होती इस सरकार को गिराने की, क्योंकि जनमत से सभी डरते हैं। कोई कितना भी बड़ा नेता हो, जनमत से सब डरते हैं। जनता के बीच अगर हम 5 महीने में अपनी छवि बना लें तो कोई व्यक्ति फिर हमारी सरकार को गिरा नहीं सकता, मतलब मेरा ऐसा मानना है। तो कभी सलाह देने का मौका नहीं मिला? आप तो वहीं थे उसी क्षेत्र में जहाँ जिसकी चर्चा बहुत हो रही है। नहीं, अब देखिए, सलाह का भी एक मतलब एक लेवल होती है सलाह की, कि मैं जिस कैपेसिटी में उनके साथ था, और वास्तव में कमलनाथ जी एक स्थापित व्यक्ति हैं पूरे देश के, 40-45 वर्षों का उनका राजनीतिक तो ठीक है, संसदीय जीवन है इतना तो उनका, तो मतलब ब्यूरोक्रेसी में हमेशा ना रैंक एंड फाइल काम करती है। कौन किससे क्या बात कह सकता है, क्या नहीं कह सकता, तो बहुत सारी मर्यादाएं रहती हैं। आज यदि कमलनाथ जी कभी मिलेंगे, मुझे आमना सामना होगा, तो निस्संदेह मैं ये बात उनसे कह सकूँगा, बहुत खुल के कह सकूँगा। तो जो मर्यादा, जिस मर्यादा की आप बात कर रहे हैं, वही तड़प मन में थी, इसलिए आप यहाँ बैठे? बेशक वो मर्यादा आपको सही काम नहीं करने देती, क्योंकि आप केवल उसी में उलझ के रह जाते हैं कि मैं बोलूं कि ना बोलूं। दूसरी चीज़, मैं बोलूं तो जो और ऊपर के, जब हायरार्की में नीचे रहते हैं तो ऊपर के लोग हमेशा आपको कमतर आंकते हैं। वो ये नहीं मानते कि आप इस बड़ी समस्या का हल आपसे हो सकता है। जबकि मेरा अपना प्रशासनिक अनुभव कहता है कि कई बार ऐसा मौका आया हमारी सेवा में कि जब मुझे लगा कि जिस समस्या का हल मुझे नहीं सूझा, मेरे किसी पटवारी ने, आरआई ने उसका हल बहुत आसानी से कर दिया, और मैंने बाद में उनका धन्यवाद भी अदा किया इस बात के लिए कि ये बात मेरी समझ में नहीं आई, पर आपने इसको बहुत अच्छी तरह से कर दिया इसको। तो कोई ऐसा वाक्य है जब इससे पहले कभी मन में आया हो कि बहुत हो गया, अब चलना चाहिए, या आने में देरी हो गई? मैं मानता हूँ कि आने में थोड़ी देरी हो गई। सच बात ये है, 2016-17 का समय सबसे शायद बेहतर समय होता, तो 18 का एक चुनाव हो जाता और फिर 23 का चुनाव, तो चीज़ें बहुत मैच्योर हो जाती। लेकिन सवाल ये है कि ये एक बड़ा विचार था, और ये विचार ऐसा विचार है कि इसको अकेले रहकर आप संपादित नहीं कर सकते। अपने से लोगों को जोड़ना होता है।
बहुत से आपको जानकारियाँ इकट्ठा करना होती हैं, सर्वे करना होते हैं, छोटी मोटी अंडरग्राउंड एक टीम भी आपको बनाना होती है और लोगों का विचार सुनना पड़ता है, लोगों को साथ लेना होता है। तो वो प्रक्रिया हमारी 4-5 साल से थी और ये विचार मेरे मन में बहुत मजबूती से था मतलब। और मैं आपको और स्पष्ट कर दूं कि 2006 से ये विचार मेरे मन में है। 2006 से आपके मन में चल रहा था कि मैं छोड़ूंगा नौकरी? मतलब ये 16वां साल है उस विचार का कि मुझे कुछ ना कुछ बेहतर करना है। तो 10 साल लग गए तैयारी करने में? कुछ परिस्थितियां रहती हैं क्योंकि हम एक निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से थे। दूसरी चीज़ की चीज़ों की अनुकूलता, बच्चे छोटे, परिवार भी उस समय परिवार को भी आवश्यकता रहती है, उन सब चीज़ों के चलते थोड़ी सी वो रही, बाधा रही। लेकिन जैसे ही मैं फुर्सत हुआ इन चीज़ों से तो मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे समय नहीं गंवाना चाहिए और मुझे मैदान में जाना चाहिए। तो किस तरह की तैयारी, यदि जैसा फिर मैं उस जगह लौटूंगा, 2 दल बड़े दल हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, उनके सामने आप तीसरा दल की बात कर रहे हैं, आपकी तरफ भी आपका इशारा है कि यदि कहीं कोई ऐसी बात होती है तो फिर विचार हो सकता है, लेकिन तैयारी क्या क्या आपने पूरा वो ग्राउंड वर्क जिसे करना चाहिए वो कंप्लीट है? कंप्लीट तो नहीं है मेरा ग्राउंड वर्क, अभी तो हमें लोगों से और भी काफ़ी लोग छूट गए हैं जिनसे मुझे जाके मिलना है, क्योंकि जब आप शासकीय सेवा में रहते हैं तो थोड़ा सा आपको बहुत सारे बंधन और बहुत सारी मर्यादाएं रहती हैं। तो अभी तो मैं लोगों से मिलूँगा। दूसरी चीज़ का देखिए, थॉट लेके लोगों के बीच जाऊँगा। आज की राजनीति में विचार नहीं है। आज की जो राजनीति है, चाहे वो मध्य प्रदेश की हो चाहे देश की राजनीति हो, उसमें थॉट नहीं है, नागरिक कहीं नहीं है उसमें दल हैं, बड़े बड़े नेता हैं, उनकी बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़े बड़े नारे हैं, बड़े बड़े पोस्टर हैं, बैनर हैं। जनता गुम हो गई है और बस ये एकमात्र वो बिंदु है जिस पर मेरा विश्वास पूरा आधारित है कि मुझे लगता है कि अगर हम बेहतर विचार, बेहतर बात और एक अच्छा सोच लेके जनता के बीच जाएंगे तो निस्संदेह जनता हमारे साथ होगी। कैसे लाएंगे जनता को अपने साथ? उसके लिए क्या कुछ तो तय किया होगा? हम अभी ज़िलों में भ्रमण करेंगे, अभी अगले 30-40 दिन 50 दिन में। धीरे धीरे वहाँ पर जिस भी ज़िले में, कुछ ज़िलों में हमारा पहले भी संपर्क है लोगों से, तो जो बेहतर लोग हैं उनको वहाँ ज़िले में हम पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में उनको तैनात करेंगे और धीरे धीरे वो कारवा बनता रहेगा। एक चीज़ और है कि इस समय मतलब नॉर्मल समय में अगर हम पार्टी गठन करें कोई भी आदमी और वो मैदान में जाए तो उसको रिस्पॉन्स शायद कम मिलेगा, लेकिन ये बड़ा पका हुआ समय है इस काम के लिए, क्योंकि लोग दोनों दलों के प्रति अब अच्छा भाव नहीं रखते। तो इस समय अगर हम एक बेहतर विचार, बेहतर साथ और अच्छे लोगों की टीम, क्योंकि टीम का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, टीम का बड़ा होना उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन टीम का अच्छा होना ज़रूरी है। अच्छे लोग अगर हमारे साथ हर समय दिखेंगे तो आप ये मान के चलना कि हमें जनता का समर्थन मिलेगा। अच्छे लोगों की बात कर रहे हैं तो एक भरत मूर्ति मिश्र हैं जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, क्या और भी ऐसे दूसरे भरत मूर्ति मिश्र हैं जो तैयारी में हैं और आने वाले दिनों में साथ खड़े नजर आएंगे? मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे लोग जो हैं, यानी मेरा VRS जब हुआ जून में, मैंने आवेदन दिया, तो इसके बाद लोगों ने, मतलब हमारे राज्य प्रशासनिक में भी और IAS कैडर में भी लोगों में अब ये है कि उससे बड़ी जागृति आई लोगों में। लोग अपना रिटायरमेंट कैसे बिताएंगे वो प्लान करने लगे और बहुत सारे लोग अभी इस विचार में हैं। हालांकि विचार बदलता भी रहता है, क्योंकि इसके लिए बड़ी मजबूती चाहिए, अंदर की बड़ी मजबूती चाहिए इतना बड़ा डिसीजन लेने के लिए। पर मुझे लगता है कि और भी लोग इस लाइन में आ सकते हैं। तो क्या ग्लैमर देख रहे हैं राजनीति में? देखिए, राजनीति में ग्लैमर जो है वो वास्तव में, यानी ग्लैमर आपने सही शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन ग्लैमर के बजाय ना, क्योंकि ग्लैमर के लिए अगर आप राजनीति में जाएंगे तो आप सफल नहीं हो सकते। ग्लैमर आज यदि किसी व्यक्ति का ग्लैमर है भी, तो अगर आप उसका इतिहास उठा के देखो तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ा है, तब जाके ग्लैमर बनता है। राजनीति में ग्लैमर इतना आसान नहीं है, और चूंकि मैं प्रशासनिक सेवा में था तो मुझे उसका अंदाज है कि राजनीति में ग्लैमर जो है वो रातों रात पैदा नहीं हो सकता। कई ऐसे अधिकारी हैं बीते 4-5 सालों में हम देख रहे हैं जिन्होंने राजनीति की डगर पर अपनी डगर बढ़ा दी, जिसका आप भी जिस पर चल पड़े हैं। तो क्या ये वही ग्लैमर की जो मैं बात करूँ, तो क्या वो ग्लैमर के कारण नहीं आए, वो ये मान रहे हैं कि परेशानी के कारण आए? देखिए, एक काम करने का जो एक संतोष है वो ब्यूरोक्रेसी में नहीं है। ये बात, मतलब मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कि लोगों ना पढ़ने लिखने के बाद शुरुआती दौर में नौकरी सबको अच्छी लगती, बंगला मिल जाता, गाड़ी मिल जाती, लेकिन फिर रहने के बाद
जब 10-15 साल आपकी जॉब की पूरी समय सीमा हो जाती है, 15 साल, तो उसके बाद अपने आप लगता है कि मैंने कोई बेहतर काम तो किया ही नहीं। अभी जो पुराने रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स जो भोपाल में निवासरत हैं, आप किसी के भी पास चले जाएं और आप सिर्फ एक प्रश्न पूछें कि सर आपने 35 साल 37 साल सेवा की, आपके कोई 3 काम ऐसे बता दीजिए जो मतलब जिससे आपको सेटिस्फेक्शन हुआ हो, या जो जनता को जिससे बहुत लाभ हुआ हो, या सर किस ज़िले में है कि लोग आज भी आपको याद करते हैं। तो मैं दावा कर रहा हूँ कि उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। तो भरत मूर्ति मिश्रा कोई एक काम बताएंगे ऐसा कि मतलब कोई ऐसा रहा हो मन में कि आप जिसे कर पाए हो या वास्तव में रहते हुए कुछ नहीं कर पाए? नहीं, जैसे इंदौर में मैं सीईओ जिला पंचायत है, तो इंदौर में होलकर्स ने बहुत बड़े बड़े और अच्छे तालाब बनवाए थे। तकरीबन 340 तालाब थे जो होलकर महाराजाओं ने बनवाए थे। तो मैं सीईओ जिला पंचायत था वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे 292 तालाबों का बिना शासकीय खर्च के, जन सहयोग से उन तालाबों का जीर्णोद्धार कराया था। और उन तालाबों की जो मिट्टी थी, गाद जो थी, उस गाद को किसानों के खेतों में मैंने पहुँचाया, किसानों को समझाया पहले बात करके। और वो काम जो है इंदौर के ग्रामीण क्षेत्र में, वो आज भी एक ऐतिहासिक काम है। मतलब शायद कुछ लोग मुझे उसके लिए ज़रूर याद करते होंगे। ये जो सेवा की बात आप कर रहे हैं, 35 साल यदि मैं किसी अधिकारी से पूछूं जिसकी सेवानिवृत्ति हो गई, मन में ये क्यों आ जाता है कि जीवन भर मैं यदि अफसर रहूँगा? तो जाहिर सी बात है कि जब भी आप अधिकारी होते हैं तो एक पूरा लवाजमा आपके साथ होता है, जीने की एक अलग तरह का अंदाज़ होता है। कई अधिकारियों को हम देखते हैं, उनके बच्चे उन गाड़ियों से जाते हैं। बाद में कई अफसर, कुछ दिन पहले मेरी भी एक वरिष्ठ अधिकारी से मुलाकात हुई, बहुत ही मतलब शीर्षस्थ अधिकारी रहे मध्य प्रदेश के। मैंने देखा वो एक प्रोग्राम के दौरान बुके लेके चले जा रहे थे। कोई वही अधिकारी जो दिन भर उनके साथ रहा करते थे, उस दिन कोई उनका बुके हाथ में लेने वाला नहीं था। तो ये दर्द क्यों आता है भाई? आपने 35 साल की नौकरी रही आपकी, आपने भरपूर आनंद ले लिया, अब क्यों आप उम्मीद करते कि ऐसा कुछ होगा? आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन सवाल ये है कि जो ह्यूमन ब्रेन है वो ना चीज़ों के लिए अभ्यस्त हो जाता है। अफसर जो है 35 साल एक सी कंडीशन में रहता है कि रोज़ उसको 10-5 आदमी सलाम बजाते हैं, लोग उसके लिए खड़े रहते हैं, तो उसको उस चीज़ का अभ्यास हो जाता है। 1 या 2% या 3% अफसर लेकिन ज़रूर ऐसे हैं कि जिन्हें उसकी हकीकत पता रहती है, तो उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी 97% अफसर जो हैं वो तो इस बात को लेकर हमेशा दुखी मिलेंगे आपको। तो फिर ये दुखी होने की यदि प्रवृत्ति ये है, तो फिर उस गरीब के बारे में कब सोचा आपने वहाँ रहते हुए कि चलिए मैं वहाँ रहता कभी, जैसा आपने तालाब का जिक्र किया, तो फिर आप तो सेल्फ अपने लिए सोचते रहे कि मेरे लिए बंगला होगा। आज बंगला चला गया तो फिर ये लगता है कि साहब वो 35 साल मेरे ऐसे थे। तो जब आपको जनता की सेवा का मौका मिला, जैसा आप कह रहे हैं कि वो मौका नहीं मिल पाता है प्रशासनिक सेवा में रहते हुए जो राजनीति में मिल सकता है, लेकिन वहाँ रहते हुए तो मौका मिला था। किसी गरीब के बारे में आपने सोचा नहीं? आज भी 35 साल बाद भी वही सोच रहे हैं कि अब अभी भी मुझे कुछ मिल जाए, फिर वो गरीब कहाँ है? नहीं, देखिए वो जो है ना, वो एक ह्यूमन टेंडेंसी है मतलब। और प्रशासनिक सेवाओं में बिना कोई शुरुआती दौर में मतलब कोई आपकी ऐसी उपलब्धि तो एकदम से होती नहीं कि 2 साल में कोई उपलब्धि हो जाए, लेकिन जो मान सम्मान मिलता है, खासकर ये बीमारी जो है अखिल भारतीय सेवाओं में बहुत ज़्यादा है आईएएस लोगों में, क्योंकि बिना कुछ किए भी कई बार उनको मान सम्मान लोग देते रहते हैं बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोस्ट। तो उनको ये लगने लगता है कि ये उनका बर्थ राइट है, ये उनका अधिकार है, और एवरीबडी मतलब हर आदमी को ये उनको देना चाहिए। तो वो अहंकार जो है अंदर का, वो इतना ऊपर चला जाता है कि फिर उससे वो एडजस्टमेंट खुद भी नहीं कर पाते उस चीज़ से, और इसीलिए बाद में जो है बहुत दिक्कत होती है। तो आपके मन में वो अहंकार है या फिर जनता की सेवा की एक ललक है? नहीं, मेरे अंदर कोई ऐसा अहंकार नहीं है। उसका रीज़न है कि हम निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी, और हमने सामान्य परिस्थितियों में अभी तक का अपना जीवन बिताया है। मेरा परिवार जो है आज भी जैसे सामान्य शिक्षक का परिवार रहता है, हम लोग उसी तरह के रहन सहन के लोग हैं, और ये अहंकार कभी नहीं मन में आया। हाँ, एक बात ज़रूर है कि मतलब अगर मुझे ना कहना है तो वो दम मेरे अंदर हमेशा रही। बड़े से बड़े आदमी को भी मैंने ना कहा है कि नहीं, ये काम मैं नहीं करूँगा, अगर मुझे लगा है कि नहीं ये काम सही नहीं है। वो तेवर मेरा ज़रूर रहा है, और मुझे इसके लिए मैं ईश्वर को बड़ा धन्यवाद देता हूँ। तो ये तेवर, ये तमाम तरह की चीज़ें, मेरा अंतिम सवाल ही आपसे है, ये कभी संपादन यानी कोई किताब की तरफ जाते हुए दिखाई देगा? कुछ ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जिसको आप लिख रहे हो? आने वाले दिनों में एक किताब भी हमारे बिल्कुल बिल्कुल, मैंने प्लान किया है कि अभी मैं आज के बाद से अपनी प्रतिदिन की एक जो डायरी है
वो लिखूँगा ताकि सारी चीज़ें मेरी याददाश्त में रहें। और इसके बाद जो है, जब ये चुनाव समाप्त हो जाए, 23 का चुनाव, इसके बाद यदि ईश्वर ने मौका दिया तो मैं बराबर उसको किताब को लिखना चाहूँगा जिसमें मेरे प्रशासनिक अनुभव भी रहें। और ये जो मेरी नई यात्रा आज से शुरू हो रही है, इन अनुभवों को भी मैं रखना चाहता हूँ उस किताब में। सभी 230 सीटों पर लड़ने की तैयारी है? जी हाँ, 230। उसका कारण है, जनता के बीच हम जाएं और अगर हम अगंभीर दिखते हैं कि हम 25-50 सीटों पर चुनाव लड़ें, तो जनता को समझ में आ जाता है कि ये आदमी गंभीर नहीं है। इसलिए उतने पूरी सीटें कवर करना जो अनिवार्य है। और फिर आपका जो पर्पस है ना, जिसकी बात मैं कर रहा हूँ, केवल बड़ी बात करने से काम बड़ा नहीं हो जाएगा। अगर मैं ये बात कह रहा हूँ कि मुझे व्यवस्था परिवर्तन करने में रुचि है या मैं चाहता हूँ कि व्यवस्था परिवर्तन हो, तो वो विकल्प भी मुझे इतना सशक्त तैयार करना पड़ेगा कि लोगों को लगे कि हाँ, मैं अपनी बात के प्रति गंभीर हूँ। देश में ऐसे कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जब किसी व्यक्ति ने ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो फिर वो उस मंजिल की तरफ पहुंचा भी है। और अब यही बीड़ा एक प्रशासनिक अधिकारी ने उठाया, अपनी पूरी सेवा दी, लेकिन सेवा के बीच में ही ऐसा लगा कि जो मैं करना चाहता हूं वो तो शायद राजनीति से पूरा होगा। पर अब राजनीति की डगर बहुत कुछ कहती है और डगर में बहुत कुछ देखने को भी मिलता है। पर जैसा भरतमूर्ति मिश्र कह रहे हैं कि मैं बदलना चाहता हूं जनता के लिए इस नई व्यवस्था को, व्यवस्था कितनी बदलाएगी और 2023 में क्या ये तस्वीर कुछ अलग रूप में दिखाई देगी, निश्चित रूप से हम सबकी नज़र इस पर रहेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब मध्य प्रदेश में एक तीसरे दल की और आमद होगी। खास मुलाकात में इतना ही। मुझे और भरतमूर्ति मिश्र साहब को दिए इजाज़त। नमस्कार।